किया जा रहा है युवाओं के 10 सवाल, जो कि आने वाले 3 महीने तक पूरे इंडिया भर में खालसा के द्वारा एक कैंपेन चलाया जाएगा और इसका कल्मिनेशन हम लोग पार्लियामेंट घिराव के साथ दिल्ली में करेंगे, जो कि 3 महीने के बाद रहेगा। ये 10 प्रमुख सवाल हैं जो कि आने वाले समय में प्रत्येक युवा को जो वोट देने जाएंगे और जो सरकार से उम्मीद रखते हैं कि सरकार उनके पक्ष में नीतियां बनाए, वो सारे 10 सवालों को इलेक्शन होना है। सा विद्या या विमुक्त है, अर्थात शिक्षा ही वो मार्ग है जहाँ से मुक्ति मिलती है। लेकिन मोदी सरकार ने शिक्षा की वास्तविकता ही को बदल कर रख दिया। शिक्षा का जो वास्तविक महत्व है उसे कहीं ना कहीं कुचला गया है बीते 10 वर्षों में। और आज का जो विषय है वो विषय है मोदी सरकार के 10 साल और युवाओं के 10 सवाल। आईसा की तरफ से 2024 के लिए यंग इंडिया चार्टर की शुरुआत की गई, हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की गई। जिस तरह से पूरे देश में शिक्षा और शिक्षार्थियों के साथ जिस तरह का बर्ताव किया जा रहा है वो एक गंभीर विषय है इस देश के लिए, इस देश की संस्कृति के लिए। और आज हमारे साथ वो कर्णधार है जो इस देश का भविष्य है, इस देश के भविष्य के मार्ग को प्रशस्त करने वाले लोग हैं। उन्हीं पर कुठाराघात होता है। ऐसी जो शिक्षा नीति बनाई जा रही है, शिक्षा का निजीकरण किया जाना, शिक्षा का व्यवसायीकरण किया जाना, शिक्षा में राजनीतिक हस्तक्षेप और शिक्षा में लाल फीताशाही ने शिक्षा के महत्व को धूमिल करके रख दिया है। हम पहले रुक करेंगे, आपका नाम जानना चाहेंगे। दिव्या जी, जिस तरह से आपने हमारी बात सुनी कि शिक्षा का हासिल क्या हुआ है और 10 साल मोदी सरकार के, इन 10 सालों में शिक्षा को जिस तरह से पीछे किया गया है या उस पर कुठाराघात किया गया है, और ये जो 10 सवाल है इसके बारे में हम पहले बात करें। जो 10 सवाल जिनके साथ हम ये यंग इंडिया चार्टर लेकर आए हैं वो मेनली इसी बात पर हैं कि कैसे एजुकेशन का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, कैसे जो एक बेसिक राइट है हमारा एजुकेशन, उसको हम बेसिकली बिजनेस मॉडल के बेसिस पे, एक लोन मॉडल के बेसिस पे रन करते हुए देख रहे हैं सरकार को। फी हाइक का मुद्दा हो, सीट कट का मुद्दा हो, फंड कट का मुद्दा हो, तमाम इंस्टीट्यूशंस में, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में किस तरीके से यूजीसी के नोटिफिकेशंस के तहत फंड कट किया जा रहा है। और की मार से स्टूडेंट्स ही नहीं, यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉयज़ भी झेल रहे हैं। कॉन्स्टेंटली हम तमाम यूनिवर्सिटीज़ में देख रहे हैं कि जो नॉन टीचिंग स्टाफ है उसको ले ऑफ किया जा रहा है और उनको कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे जॉब दी जा रही है, जबकि वो यूनिवर्सिटी के परमानेंट एम्प्लॉय थे। तो वहाँ से लेके कॉन्स्टेंट फी हाइक से लेके जो बेसिक एक्सेसिबिलिटी टू एजुकेशन है, बेसिक एक्सेसिबिलिटी टू इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन है, उसको कैसे कॉन्स्टेंटली ये गवर्नमेंट हैम्पर कर रही है, पिछले 10 सालों में किया है और आगे भी इनकी नीतियां हैं उसको हैम्पर करने की। उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद अगर हम आइडियोलॉजी की तरफ आए, एजुकेशन का आइडिया ये है कि हम चीज़ें अनलर्न और लर्न साइमल्टेनियसली करते हैं। तो उसमें जो एक आइडियोलॉजिकल सैक्सनाइजेशन दिखाई दे रहा है वो आप प्राइमरी लेवल ऑफ एजुकेशन से लेके हायर एजुकेशन तक देख सकते हैं। कॉन्स्टेंटली एनसीईआरटी का सिलेबस चेंज हो रहा है। उन्हें जो लगता है कि जिस तरीके की हिस्ट्री होनी चाहिए, जिस तरीके की हिस्ट्री जानी चाहिए, बस उसको सिलेबस में रखा जाए। और जो तमाम यूनिवर्सिटी के लेवल पे रिक्रूटमेंट हो रहे हैं, वाइस चांसलर से लेके असिस्टेंट प्रोफेसर के लेवल पे, तो हर वो इंसान जो डिसेंटर है, जो सरकार की मुखालफत कर सकता है, दे आर ट्राइंग टू रिड देमसेल्व्स ऑफ देम, और उसके बाद जो उनकी जी हजूरी कर सकते हैं उनको बार बार इनवाइट किया। तो हम बात कर रहे थे कि शिक्षा का जो हासिल हुआ बीते 10 सालों, ऐसा नहीं कि पहले की सरकारों में भी शिक्षा का व्यवसायीकरण किया गया, लेकिन जिस तरह से बीते 10 सालों में सिर्फ शिक्षा ही नहीं, इस देश के हर वर्ग, हर अंग पर जो प्रहार किया जा रहा है, उस संवैधानिक मूल्यों को बेचना जा रहा है, उसे लेकर आवाज़ें भी बहुत उठाई जाती है, लेकिन उनका कहीं ना कहीं पर असर किस सरकार पर होता दिखाई नहीं देता। मैंने आप जो बात पूरा कह रहे हैं उसी बात को मतलब हम छात्र भी लगातार संघर्ष कर रहे हैं और कह रहे हैं। हमारा ये कहना है कि पिछले 10 सालों में शिक्षा के ऊपर जो हमला होते हुए दिख रहा है उसका एक पूर्णता ये पूरा प्रयास है इस सरकार का कि शिक्षा को मूलभूत पूरा जो उसका नज़रिया है शिक्षा के प्रति वो बदल दिया जाए।
शिक्षा जो कि एक सार्वजनिक मतलब एक तरीके से हमारे लिए है, शिक्षा होनी चाहिए, सबके लिए शिक्षा होनी चाहिए, जो संविधान ने एक तरीके से मौलिक अधिकार दिया है कि सबको इस देश में समान शिक्षा और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलनी चाहिए। ये पूरी बात को समाप्त करते हुए इस देश का शिक्षा के प्रति जो नज़रिया वो ये है कि वो बाज़ार में बिकने वाली कोई वस्तु है और जिसकी क्षमता होगी वो उसको खरीद पाएगा, अन्यथा आप उससे वंचित रह जाएंगे। तो नई शिक्षा नीति जो सरकार ने लाई है, जिसका हम लोग इसमें पूरा विरोध भी कर रहे हैं, लगातार उसके खिलाफ अभियान भी कर रहे हैं, उसका हमने जैसे अभी कहा 3 मुख्य बिंदु है जो हम आमतौर पर सबको समझा देना चाहते हैं। एक तो शिक्षा का व्यवसायीकरण, निजीकरण, कि उसको पूरा कॉर्पोरेट घराने के हाथ में दे देना। अब आप उसका जैसा इस्तेमाल चाहते हैं, जो चाहते हैं वो करिए, लेकिन उससे केवल आप मुनाफा कमाइए, ठीक। वो लोगों तक पहुँचे या ना पहुँचे, इससे होगा क्या? सबसे बड़ी बात, जो महिलाओं की शिक्षा है, जो दलितों पिछड़ों की शिक्षा है, जो हजारों हजार साल तक वैसे भी उस शिक्षा से वंचित रहे थे, वो दोबारा इस शिक्षा से वंचित होने लगेंगे, उनके पूरे शिक्षा पे इसका असर पड़ेगा। दूसरा, नई शिक्षा नीति में ऐसे तमाम ऐसे प्रावधान हैं जिसके तहत ये पता चलता है और लगातार ऐसी खबरें भी आ रही हैं, ऐसे अयोग्य लोगों की नियुक्तियाँ विश्वविद्यालय में, महाविद्यालयों में की जा रही हैं, जिनका कभी मतलब एक तरीके से कहें कि उन्होंने केवल सरकार के जी हजूरी की है, जो संघ के करीब लोग रहे हैं, आरएसएस करीब लोग रहे हैं, उनकी बैकडोर से उनकी नियुक्तियां कराई जा रही हैं और इसके चलते जो पूरी शिक्षा व्यवस्था है, शिक्षा प्रणाली, उसको अंदर से पूरा खोखला कर देने का जो पूरा प्रयास है वो ये सरकार कर रही है। बिल्कुल। एक सवाल हमारा ये है कि JNU में भी काफ़ी प्रदर्शन हुए और होते रहते हैं और तमाम ऐसे विश्वविद्यालय यहाँ पर इस तरह की व्यवस्थाओं के विरुद्ध प्रदर्शन होते हैं और उन पर UPA जैसे तमाम ऐसे धाराएँ लगाकर उन पर शिकंजा कसा जाता है। लेकिन हमारा सवाल ये है कि देश की 140 करोड़ जनता, युवाओं का बहुत बड़ा योगदान है। आखिर क्या वजह है कि युवा एक साथ आते भी हैं, उसके बाद ये सरकारें बनाते चले जा रहे हैं? क्या वजह? अगर आप कहेंगे EVM, तो उसे तो मैं नहीं मानता हूँ, लेकिन हाँ, क्या वजह है कि आज इनके हाथों में सत्ता सौंपी जा रही है और फिर वही होता है जो उसके लिए आप सड़कों में उतरते हैं? तो कैसे आप इसको देखते हैं कि आप ऐसी सशक्त सरकार दें जो संवैधानिक मूल्यों पर चले? हमारा ये कहना है कि देखिए, जब इस देश में 2019 और 20 के आसपास नागरिकता आंदोलन चल रहा है, उस नागरिकता आंदोलन के लिए जिसको एक तरीके से संवैधानिक जो मूल्य हैं उसको कुचलते हुए एक धर्म के आधार पर एक नागरिकता कानून लाया गया, उस नागरिकता कानून के खिलाफ सबसे मजबूती से संघर्ष करने वाले जो लोग थे वो इस देश के छात्र थे, वो चाहे जामिया के हों, JNU के हैं, BHU के हों, लखनऊ विश्वविद्यालय के हों, पूरे देश के छात्र खड़े हुए थे इस देश को, संविधान को बचाने के लिए। और उस आंदोलन के बाद इस देश की सरकार को घबराहट मच गई, वो घबरा गई कि ये अगर छात्र इतनी मजबूती से खड़े होने लगेंगे तो हम तो एक्सपोज हो जाएंगे, मतलब हमारी जो कुनीतियाँ हैं वो एक्सपोज हो जाएंगी। तो इसके चलते हमें ये भी दिखा कि हमारे साथी उमर खालिद जैसे लोग जो 3 साल तक UAPA में बिना किसी सुनवाई के जेल में पड़े हुए हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। ये लगातार छात्रों के ऊपर हमला, लखनऊ विश्वविद्यालय में छात्रों को सस्पेंड किया जा रहा है, BHU में छात्रों को सस्पेंड किया जा रहा है, चौतरफा छात्रों पर हमला है। इसके बावजूद अपना खतरे को मोल लेते हुए छात्र संगठित हो रहा है, लगातार मजबूती से अपनी लड़ाई को लड़ने के लिए एकताबद्ध हो रहा है और लड़ाई एकदम अंत तक नहीं लड़ी। बिल्कुल। एक सवाल और है, उसके बाद हम लौटे आपकी तरफ आएंगे। हमारा सवाल ये है कि जिस तरह से संगठित हो रहे हैं, छात्र कार्य संगठित हो रहे हैं, लेकिन जो एक तरह का एक जो हिटलरशाही पूरी तरह से पूरे देश में, उसका क्या किया जाए? क्योंकि मीडिया भी इनके साथ है, मीडिया का एक बड़ा धड़ा इनके साथ है, चाटुकारी का है। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के समय में जब उन्होंने 17 में पानी की लड़ाई लड़ी, ऊंची जाति नीचे जाति के अंतर को समाप्त करने की लड़ाई, वैसे प्रदर्शन क्यों नहीं होते? देखिए, हमारा ये कहना है कि आज बाबा साहब के मूल्यों को, उनके जो विचारों को, उसको भी बहुत याद करने का ज़रूरत है और जनता के बीच में ले जाने का भी ज़रूरत है। बाबा साहब ने अपनी संविधान सभा की जो उस वक्त बहसें होती थी उसमें एक बात कहा था जब संविधान बन रहा था कि राजनीति में भक्ति बहुत ही खतरनाक साबित हो सकती है। और आज इस देश में एक व्यक्ति के प्रति पूरी भक्ति को स्थापित करने का प्रयास हो रहा है कि जो मोदी की भक्ति करेगा वो ठीक है, जो उनका विरोध करेगा वो देश के खिलाफ है। इस तरह के पूरे भावनाओं को अगर स्थापित करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है, हम ये कह रहे हैं आम जनता के बीच में न्याय के प्रति एक जो भावना होती है, अगर कहीं भी किसी के साथ गलत होता है, लोग किसी विचारधारा जुड़े हों ना जुड़े हों, राजनीति से जुड़े हों ना जुड़े हों, लेकिन किसी के खिलाफ गलत होता है तो वो खड़े होते हैं। तो आज लोगों को समझना है कि इस देश के साथ गलत हो रहा है, अन्याय हो रहा है, मजबूती से उन्हें बोलने की ज़रूरत है, जो सच है वो बोलने की ज़रूरत है। बिल्कुल, निश्चित रूप से मोदी गारंटी का बखान बीते कई समय से हो रहा है, वर्षों से हो रहा है, और छात्र और छात्राओं के साथ जिस तरह का अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है उसकी मिसाल हमारे सामने। आपका क्या नाम है? मेरा नाम जैस्मीन है। जैस्मीन, आप बताइए कि जिस तरह से छात्र छात्राओं कभी
वाराणसी विश्वविद्यालय में छात्रा के साथ भद्रता की गई, उसके साथ गलत किया गया। दिल्ली में भी हुआ, जंतर मंतर पर बैठे हुए खिलाड़ियों को, महिला खिलाड़ियों को पैरों से पकड़कर घसीटा गया। तो ये एक आपको क्या लगता है कि ऐसे आंदोलन की ज़रूरत है जो इस पूरे देश में एक साथ शुरू हो और इस सरकारों को जो है उखाड़ दे? बिल्कुल ऐसे आंदोलन की ज़रूरत है और कोशिशें भी जारी हैं, लेकिन हम जैसे कि देख रहे हैं सरकार की तानाशाही के आंदोलन की, बड़े आंदोलन की बात क्या, अगर हम बोलते हैं एक सोशल मीडिया पर एक ट्वीट भी करते हैं जो कि सिर्फ आलोचना से जुड़ा हुआ होता है सरकार की, तो उस पर हमें जेल भेज दिया जाता है। और इसकी शुरुआत हम देखते हैं पत्रकारों से। पत्रकारों का तो काम ही यही होता है, वो समाज का आईना होते हैं, तो समाज की जो भी परेशानियां हैं वो दिखाएं। सरकार अगर काम नहीं कर रही है तो वो दिखाएं जनता को, ताकि वो ही अपना फिर मत दे सकें और इलेक्शन में वोट दे सके। लेकिन जब पत्रकारों को निशाना बनाया जा सकता है तो जो आम लोग हैं जो वो बोलते हुए थोड़ा घबराते हैं कि क्या किया जाए नहीं। और जैसे हम हैं स्टूडेंट एक्टिविस्ट हैं, तो हम लोग का ये हम लोग सोचते हैं कि हम अपने यूनिवर्सिटी के लेवल पे हर जैसे कि हम लोग प्रोग्राम लॉन्च करते हैं ताकि हर स्टूडेंट से बात करें और उनको बताएं कि हमें बोलना ज़रूर, क्योंकि अगर थोड़े लोग बोलेंगे तो थोड़े लोग को कुचल देंगे, जैसे कि आपने कहा। निश्चित रूप से। तो अभी जैस्मिन से हम बात करेंगे और ये कहना चाहूँगा इस चीज़ पर कि जो सरकारें कर रही कि वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। जिस तरह से इस देश के कर्णधारों के साथ सामंती व्यवस्था वाली ये सरकार, केंद्र में बैठी मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जिस तरह का व्यवहार कर रही है और जैसी नीतियां शिक्षा को लेकर बना रही है और शिक्षा को निजी हाथों में सौंपने का काम और अयोग्य हाथों में सौंपने का काम किया जा रहा है, इसके लिए देश के युवाओं को आगे आना होगा और एक ऐसी क्रांति लानी होगी ताकि ऐसी हिटलर शाही वाली सरकार को उखाड़ फेंका जाए। जेएनयू में मैंने देखा कन्हैया कुमार से लेकर और भी तमाम लोगों ने जिस तरह से उमर खालिद की बात की गई और तमाम लोगों की बात की, उन्होंने जब किया तो उससे सरकार डरी। अब 2024 में आईसा की तरफ से चार्टर हस्ताक्षर अभियान किया जा रहा है। अंतिम टिप्पणी हुई है इस हस्ताक्षर अभियान को कहाँ तक ले जाए? जी बिल्कुल, अभी हमारा प्लान है इसको कम से कम 2-3 महीने तक अपना प्रोग्राम करके इसको आगे ले जाएं, ताकि 2024 में जो आने वाले चुनाव हैं उसमें काफ़ी जो हमारे स्टूडेंट जिनको पहली बार वोट डालना है ताकि वो उनको जागरूक कर सकें हम। और कम से कम अगर मोदी सरकार अगर उस तरह से मतलब जीत भी जाए तो उस तरह से वो बहुमत भी ना आ पाए, ताकि हमारे आने वाले जो और साल हैं क्योंकि उसमें दिक्कत ना हो लोगों को। तो हम चाहते हैं अभी से थोड़ा इसकी शुरुआत करें। हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा कि युवाओं की आवाज़ क्या है। युवा चाहते हैं कि 2024 में सरकार बने, जिसकी भी बने, लेकिन ऐसी सरकार बने जो इस देश के युवाओं के हित में काम करे, शिक्षा को लेकर ऐसी सशक्त नीतियों का निर्माण करे जिससे इस देश का सर्वांगीण विकास हो और इस देश का परचम पूरी दुनिया में लहराया जा सके। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आगे बढ़ाएं, आपकी जिम्मेदारी है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिलहाल के लिए इतना ही।